जैसा कि आप जानते हैं, हम झारखंड जीके को एमसीक्यू के माध्यम से कवर कर रहे हैं। हमने 27 दिनों को कवर किया है। टोटल 30 दिनों के हम लोग सफर पर चले हैं और 2 दिन आएगा जिसमें कि हम एमसीक्यू के माध्यम से थ्योरी को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। आज हम झारखंड की प्रमुख नीतियों को 28वें दिन में देखने वाले हैं। स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा हॉल 247 में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले हम झारखंड की औद्योगिक नीति के बारे में चर्चा करेंगे और उससे संबंधित एमसीक्यूज को देखेंगे। यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि झारखंड की औद्योगिक नीति 2001, एक मिनट, झारखंड की औद्योगिक नीति 2001 को किस तिथि को अधिसूचित किया गया था? तो ये किया गया था 1 मार्च 2001 को। याद रखिएगा, झारखंड की औद्योगिक नीति 2001 को झारखंड की औद्योगिक नीति 2001 किस तारीख को अधिसूचित करी गई थी? तो 1 मार्च 2001 को। 1 मार्च 2001 को निम्न में से किस नीति के तहत झारखंड सरकार ने राज्य में मोमेंटम झारखंड नामक गतिविधि का आयोजन किया था? तो याद रखिएगा, औद्योगिक नीति 2012 के तहत, औद्योगिक नीति 2012 के तहत झारखंड सरकार ने राज्य में मोमेंटम झारखंड नाम का एक एक्टिविटी का आयोजन करा था। याद रखिएगा। आगे देखिए कहा जा रहा है, निम्न में कौन एक झारखंड की औद्योगिक नीति का उद्देश्य नहीं? तो झारखंड की औद्योगिक नीति का उद्देश्य है राज्य में विनिर्माण यानी कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह है, ठीक है, और प्रसंस्करण उद्योग को प्रोत्साहित करना, प्रोसेसिंग वगैरह उद्योग को प्रोत्साहित करना। तो औद्योगिक नीति का ये उद्देश्य है राज्य के भीतर क्षेत्रीय विषमता को दूर करना, राज्य के भीतर क्षेत्रीय विषमता को दूर करना और राज्य में निवेश के लिए सुगम और भयमुक्त वातावरण का निर्माण करना, जिससे बाहर से लोग आकर के हमारे राज्य में इन्वेस्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। तो ये सभी के सभी उद्देश्य झारखंड औद्योगिक नीति के हैं। लेकिन राज्य में पर्यटन क्षेत्रों का एकीकृत विकास करना ये औद्योगिक नीति का उद्देश्य नहीं है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। कहा जा रहा है कि राज्य की औद्योगिक नीति के तहत राज्य में उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए विभिन्न तकनीकी संस्थानों जैसे कि पॉलिटेक्निक कॉलेजों, अभियंत्रण कॉलेजों यानी कि इंजीनियरिंग कॉलेजों आदि की स्थापना का प्रयास किया जा रहा है। ये किया जा रहा है, ठीक है। उसमें कहा जा रहा है इन संस्थानों में राज्य के निवासियों के लिए कितने परसेंट सीटें रिजर्व करने का प्रावधान इस नीति के तहत किया गया है? तो याद रखिएगा, ये सीटें 25% रिजर्व होंगी राज्य के लोगों के लिए। तो राज्य की औद्योगिक नीति के तहत राज्य में उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए विभिन्न तकनीकी संस्थानों में, पॉलिटेक्निक कॉलेजों, इंजीनियरिंग कॉलेजों इत्यादि की स्थापना का प्रयास किया जा रहा है और इन संस्थानों में राज्य के निवासियों के लिए 25% सीट जो है वो आरक्षित रहेंगी। ठीक है, इस नीति के तहत, औद्योगिक नीति 2001 के तहत। आगे देखिए कहा जा रहा है कि झारखंड में औद्योगिक नीति के तहत सरकार आर्थिक क्षेत्र का गठन करना चाहती है ताकि औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहित किया जा सके और इस उद्देश्य के लिए राज्य के किस स्थान पर ऑटोमोबाइल के विकास के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र प्रस्तावित है? तो याद रखिएगा, आदित्यपुर। ठीक है, जमशेदपुर, आदित्यपुर आप जानते होंगे। तो यहां पर झारखंड की औद्योगिक नीति 2012 में कुल कितने उद्देश्यों को चिन्हित किया गया है? तो झारखंड की औद्योगिक नीति 2012 में टोटल 14 उद्देश्यों को चिन्हित किया गया है। झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2001 किस तिथि से लागू है? तो ये है आपका 1 अप्रैल 2001 से लागू। झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2001 1 अप्रैल 2001 से। अब हम देखेंगे विस्थापन एवं पुनर्वास नीति। चलिए इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। बात करते हैं कि निम्न में से कौन सा एक विस्थापन एवं पुनर्वास नीति का उद्देश्य नहीं? विस्थापन एवं पुनर्वास नीति, ठीक है, जो यहाँ से लोग चले गए हैं उनका पुनर्वास फिर से कराया जाए, उसके लिए राज्य सरकार कुछ नीतियाँ, कुछ पॉलिसीज, कुछ स्कीम्स लाएंगी और उसका जो विस्थापन एवं पुनर्वास नीति का उद्देश्य कौन सा नहीं है उसके बारे में बात यहाँ करा जा रहा है। तो न्यूनतम विस्थापन करने पर बल देना, यानी कि यहाँ के लोग, झारखंड के लोग बाहर जाके जो पलायन करते हैं, यहाँ पर रोजगार के अवसर नहीं है, इस कारण से राज्य के लोग बाहर जाकर के क्या करते हैं, रोजगार ढूंढते हैं। और ये जो विस्थापन है, राज्य के लोगों का जो विस्थापन है, इसको कम से कम करने पर बल दिया जाना, इसका उद्देश्य है। समाज के कमजोर वर्गों के अधिकारों की रक्षा करना। जब तक समाज के कमजोर वर्ग के अधिकारों की रक्षा नहीं होगी तो ये कमजोर वर्ग बाहर जाएंगे कमाने के लिए, रोजगार की तलाश में, और उससे क्या होगा, हमारे राज्य का जीडीपी का कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली रूप से घटता है।
ठीक है। तो समाज के कमजोर वर्गों के अधिकारों की रक्षा करना इसका उद्देश्य है। और पुनर्वास की प्रक्रिया, यानी कि जो लोग यहाँ से विस्थापित हुए हैं काम की तलाश में, रोजगार की तलाश में, उनका फिर से यहाँ पर पुनर्वास की प्रक्रिया का तेजी से कार्यान्वयन सुनिश्चित करना, ये सारे के सारे विस्थापन एवं पुनर्वास नीति के उद्देश्य हैं। लेकिन लघु एवं कुटीर उद्योगों में निर्मित उत्पादों के लिए उचित बाजार की व्यवस्था करना, ये विस्थापन और पुनर्वास नीति का उद्देश्य नहीं है, ठीक है। इसका उद्देश्य जो था हमने बात किया। आगे देखिए, राज्य के विस्थापन एवं पुनर्वास नीति के तहत नीचे दिए गए किस स्थिति में किसी परियोजना का सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन कराना अनिवार्य होगा। राज्य के विस्थापन एवं पुनर्वास नीति के तहत किस स्थिति में किसी परियोजना का, कोई स्कीम का सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन कराना अनिवार्य होगा। तो यह होगा जिस परियोजना में सामूहिक रूप से किसी भी क्षेत्र में 100 या अधिक परिवारों का अनैच्छिक विस्थापन होता है, उसमें सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन कराना अनिवार्य होगा। याद रखिएगा, जिस किसी भी परियोजना में सामूहिक रूप से किसी भी क्षेत्र में, अगर किसी क्षेत्र में कोई परियोजना चल रही है और उस क्षेत्र में 100 या फिर उससे अधिक परिवारों का विस्थापन हो जाता है, मतलब कि परियोजना लाए जा रहे हैं लेकिन विस्थापन रुक नहीं रहा है, तो याद रखिएगा सामाजिक प्रभाव उस परियोजना पर क्या पड़ रहा है उसका मूल्यांकन करना, उसका असेसमेंट कराना अनिवार्य होगा। याद रखिएगा। आगे देखिए, कहा जा रहा है कि विस्थापन एवं पुनर्वास नीति के अंतर्गत निम्न में से किस परिस्थिति में विस्थापन एवं पुनर्वास प्रशासक की नियुक्ति अनिवार्य है। विस्थापन एवं पुनर्वास नीति के अंतर्गत किस परिस्थिति में विस्थापन एवं पुनर्वास प्रशासक की नियुक्ति अनिवार्य है। तो याद रखिएगा, 100 या फिर उससे अधिक परिवारों की अनैच्छिक विस्थापन होने की संभावना होने पर। याद रखिएगा, अगर कोई परियोजना है या फिर विस्थापन और पुनर्वास नीति का उद्देश्य ही है कि कम से कम विस्थापन हो, ज्यादा से ज्यादा पुनर्वास हो, तो अगर इस स्थिति में भी 100 या उससे अधिक परिवार जो है, उससे अधिक परिवार यहां से विस्थापित होते हैं, पलायन करते हैं, और ऐसा अगर दिखा जाता है तो उस स्थिति में, उसकी संभावना में विस्थापन पुनर्वास प्रशासक की नियुक्ति अनिवार्य हो जाएगी। याद रखिएगा, विस्थापन और जो पुनर्वास के अधिकारी का नियुक्ति अनिवार्य हो जाएगा। आगे देखिए, कहा जा रहा है विस्थापन एवं पुनर्वास नीति के तहत कम से कम किस स्तर तक के अधिकारी को विस्थापन एवं पुनर्वास प्रशासक के रूप में नियुक्त किया जाएगा। तो याद रखिएगा, उपायुक्त स्तर के, उपायुक्त यानी कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो डीसी लेवल, डीसीडीएम लेवल के जो प्रशासक होंगे, जो अधिकारी होगा, उसको विस्थापन और पुनर्वास प्रशासक के रूप में नियुक्त किया जाएगा। ठीक है। विस्थापन एवं पुनर्वास नीति के तहत सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन से कितने दिनों के अंदर जन सुनवाई का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। तो ये आपका है 1 माह के अंदर। अगर किसी भी परियोजना को लेकर के, परियोजना चल रही है लेकिन फिर भी 100 या उससे अधिक परिवार के लोग जो हैं विस्थापन किए जा रहे हैं, पलायन किए जा रहे हैं, तो उस परियोजना का सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन करा जाएगा और सामाजिक प्रभाव के असेसमेंट को कराने के बाद 1 महीने के अंदर जन सुनवाई का कार्य पूरा कर लिया जाना पड़ेगा। ठीक है। आगे देखिए, विस्थापन एवं पुनर्वास योजना के तहत की गई किसी घोषणा को कम से कम कितने समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाना अनिवार्य है। तो यह है आपका कम से कम 3 समाचार पत्रों में किसी भी घोषणा को प्रकाशित किया जाना अनिवार्य है, कम से कम 3 समाचार पत्रों में। विस्थापन एवं पुनर्वास नीति के किस अध्याय में परियोजनाओं के सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन पर चर्चा करी गई है। तो यह है आपका, याद रखिएगा, किस विस्थापन एवं पुनर्वास नीति के तहत किस अध्याय, तो अध्याय 4 में परियोजनाओं के, किसी स्कीम के परियोजनाओं के सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन पर चर्चा करी गई है। तो याद रखिएगा, विस्थापन एवं पुनर्वास नीति के अध्याय 4 में योजनाओं के सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन की चर्चा अध्याय 4 में करी गई है। विस्थापन एवं पुनर्वास योजना के तहत घोषणा के कितने दिनों के अंदर सर्वेक्षण पूरा किया जाना अनिवार्य होगा। तो ये 60 दिनों के अंदर, यानी कि 2 महीने के अंदर सर्वेक्षण पूरा किया जाना अनिवार्य होगा किसी भी घोषणा का। ठीक है, याद रखिएगा, यानी कि सर्वे किया जाना अनिवार्य होगा। विस्थापन एवं पुनर्वास योजना के तहत प्रशासक इससे संबंधित आपत्तियों पर विचार के कितने दिनों के भीतर सर्वेक्षण के ब्यौरों को राज्य सरकार को भेज देगा। तो याद रखिएगा,
ये भेज देगा आपके 15 दिनों के भीतर। विस्थापन एवं पुनर्वास योजना का उद्देश्य क्या है? हमने देखा कि ज्यादा से ज्यादा पुनर्वास हो, कम से कम विस्थापन हो। अगर फिर भी विस्थापन होता है तो उसके लिए प्रशासक की नियुक्ति करी जाएगी, सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन कराया जाएगा, उसका जो भी विस्थापन और पुनर्वास योजना के तहत जो भी घोषणा करी जाएंगी तो कम से कम 3 समाचार पत्रों में उसे छापा जाएगा। तो ये सब हमने देखा। अब देखिए, विस्थापन एवं पुनर्वास योजना के तहत प्रशासक, जो प्रशासक की नियुक्ति करी जाएगी, इससे संबंधित यानी कि विस्थापन एवं पुनर्वास योजना से संबंधित आपत्तियों पर विचार के कितने दिनों के भीतर जो सर्वेक्षण कराया जाएगा उसके ब्यौरों को, उसके डिटेल्स को राज्य सरकार को भेजना होगा। तो 15 दिनों के भीतर, याद रखिएगा। अब विस्थापन एवं पुनर्वास योजना के तहत राज्य सरकार के द्वारा प्रशासक से सर्वेक्षण का ब्यौरा प्राप्त होने के कितने दिनों के भीतर उसे शासकीय राजपत्र में प्रकाशित कराया जाएगा? तो ये कराया जाएगा 15 दिनों के भीतर। यानी कि जो प्रशासक होंगे उसके ब्यौरों को, उसके डिटेल्स को, जो सामाजिक विस्थापन और पुनर्वास योजना के तहत जो भी सर्वेक्षण कराया जाएगा उसके ब्यौरों को, उसके डिटेल्स को प्रशासक जो है 15 दिनों के भीतर सरकार को भेजेगा, राज्य सरकार को। राज्य सरकार 15 दिनों के भीतर उस डिटेल को शासकीय राजपत्र में प्रकाशित करेगा। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए, कहा जा रहा है विस्थापन एवं पुनर्वास योजना के तहत राज्य सरकार के द्वारा राजपत्र में सर्वेक्षण को ब्यौरा प्रकाशित कराने के कितने दिनों के भीतर किसी क्षेत्र या फिर क्षेत्रों को विस्थापन क्षेत्र के रूप में घोषित किया जाएगा? तो ये करा जाएगा 15 दिनों के भीतर। अब क्या होगा कि राज्य सरकार विस्थापन और पुनर्वास योजना के तहत जो सर्वेक्षण कराई जाएंगी, अगर 100 या उससे अधिक परिवार का विस्थापन होता है तो उस क्षेत्र को विस्थापन क्षेत्र के रूप में 15 दिनों के भीतर घोषित कराना अनिवार्य हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, कहा जा रहा है कि विस्थापन एवं पुनर्वास योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देखिए, विस्थापन एवं पुनर्वास आयुक्त के द्वारा, जो आयुक्त, जो प्रशासक की नियुक्ति करी जाएगी, उसके द्वारा विस्थापन कार्य पूरा होने के पूर्व, विस्थापन कार्य पूरा होने के पहले कोई भौतिक विस्थापन नहीं किया जाएगा। तो ये सही बात है। विस्थापन के संपन्न होने का प्रमाण पत्र ग्राम सभा से परामर्श करके ही निर्गत किया जाएगा। विस्थापन के संपन्न होने का प्रमाण पत्र ग्राम सभा से परामर्श करके ही निर्गत किया जाएगा। प्रभावित परिवारों के विस्थापन हेतु ऐसी भूमि का उपयोग किया जाएगा जहां भवन आदि अवस्थित ना हो। तो ये सभी के सभी सही है विस्थापन एवं पुनर्वास योजना के तहत। ठीक है, आगे देखिए, कहा जा रहा है कि विस्थापन एवं पुनर्वास योजना के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो विस्थापन एवं पुनर्वास योजना के तहत अनुसूचित क्षेत्रों में, अनुसूचित क्षेत्रों यानी कि शेड्यूल्ड रीजन में, सुदूर क्षेत्रों में, जो अनुसूचित क्षेत्रों में 100 या उससे अधिक अनुसूचित जनजातियों के परिवारों के अनैच्छिक विस्थापन के मामलों में जनजातीय सलाहकार परिषद से परामर्श किया जाएगा। तो यहां से ध्यान दीजिएगा कि विस्थापन एवं पुनर्वास योजना के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो ये कथन जो आप देख रहे हैं कि अनुसूचित क्षेत्रों में, अनुसूचित क्षेत्र जो भी चिन्हित किए जाएंगे उसमें 100 या उससे अधिक अनुसूचित जनजातियों के परिवार के अनैच्छिक विस्थापन, अनैच्छिक विस्थापन का मतलब जो इच्छा नहीं थी फिर भी विस्थापित किए जा रहे हैं लोग, तो उसके मामलों में जनजातीय सलाहकार परिषद से परामर्श किया जाएगा कि ऐसा क्यों है। ठीक है, आगे देखिए, कहा जा रहा है यदि किसी परिवार का घर, यदि किसी परिवार का घर अधिग्रहित किया जाता है, मतलब कि उसे ऑक्यूपाई किया जाता है, तो एकल परिवार को विस्थापन एवं पुनर्वास योजना के तहत बिना लागत के कितनी जमीन आवंटित की जा सकती है? तो बिना लागत के जमीन जो आवंटित करी जाएगी, ग्रामीण क्षेत्र में 10 डिसमिल और शहरी क्षेत्र में 5 डिसमिल। याद रखिएगा, ग्रामीण क्षेत्र में 10 डिसमिल और शहरी क्षेत्र में 5 डिसमिल करा जाएगा। यदि विस्थापन से प्रभावित किसी परिवार को सरकारी भूमि नहीं दी जा सके तो विस्थापन एवं पुनर्वास के तहत उसे परियोजना या टाउनशिप या उससे सटे क्षेत्र में भूमि उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया। उसे कितनी भूमि उपलब्ध कराई जाएगी? उसे कितनी भूमि उपलब्ध कराई जाएगी? तो याद रखिएगा, अपनी खोई भूमि का 10%। ठीक है, आगे देखिए, यदि किसी विस्थापित परिवार के पास पशु हो, यदि कोई विस्थापित परिवार है जिसे विस्थापित किया जा रहा है किसी परियोजना को लेकर, या फिर वहां से हटा करके उसे कोई जमीन वगैरह दिया जा रहा है, तो किसी भी विस्थापित परिवार के पास पशु हो तो उसे पशुशाला के निर्माण के लिए विस्थापन एवं पुनर्वास नीति के तहत कितनी राशि सहायता के स्वरूप दी जाएगी? देखिए, यदि कोई परिवार है जिसे विस्थापित करके कहीं और सेट किया जाएगा, कहीं और शिफ्ट किया जाएगा, तो उसके तहत यदि उस परिवार के पास पशु हो तो उसे पशुशाला के निर्माण के लिए विस्थापन एवं पुनर्वास नीति के तहत कितनी
जो राशि दी जाएगी तो याद रखिएगा 35,000 रुपए। कितने? 35,000 रुपए। यदि किसी विस्थापित परिवार के पास पक्की दुकान या फिर गुमटी है जिससे वह व्यवसाय करता है तो विस्थापन एवं पुनर्वास नीति के तहत उसे दुकान के निर्माण के लिए, देखिए यदि कोई विस्थापित परिवार यानी कि किसी परिवार को किसी परियोजना के कारण, किसी परिवार को किसी परियोजना के कारण उसे विस्थापित किया जाता है यानी कि शिफ्ट किया जाता है कहीं एक जगह से दूसरे जगह, और उस परिवार के पास एक पक्की दुकान या फिर गुमटी थी, ठीक है, तो अगर उसके पास दुकान या गुमटी था और उसे विस्थापित किया जाएगा तो विस्थापन एवं पुनर्वास नीति के तहत उसे दुकान के निर्माण के लिए एक मुश्त कितनी राशि उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान किया गया है? तो 50,000 रुपये। कितने? 50,000 रुपये। देखिए यदि विस्थापन से प्रभावित किसी परिवार को परियोजना में रोजगार मुहैया नहीं कराया गया है, यदि विस्थापन से प्रभावित किसी परिवार को परियोजना में, यदि कोई परियोजना है और विस्थापित कराया जा रहा है किसी परिवार को और उस परियोजना में यदि रोजगार मुहैया नहीं कराया गया है, ठीक है, तो विस्थापन एवं पुनर्वास नीति में इसके संबंध में निम्न में से क्या प्रावधान किया गया है? क्या प्रावधान किया गया है? तो चलिए देखते हैं। देखिए इसमें प्रावधान है कि प्रभावित परिवार को प्रति एकड़ प्रति माह 1,000 रुपये की दर से विस्थापन की तिथि से जाएगी और प्रत्येक 2 वर्षों पर इस राशि में 500 रुपये की वृद्धि भी की जाएगी। तो आप जोड़ दीजिए कि 1,000 रुपये की दर से 30 साल तक, और इस 1,000 में हर 2 साल पे 500 रुपया बढ़ाया भी जाएगा। विस्थापन एवं पुनर्वास नीति के अंतर्गत शामिल मामलों से पैदा होने वाली शिकायतों के समयबद्ध निपटान हेतु राज्य सरकार के द्वारा एक न्यायाधिकरण के गठन का प्रावधान किया गया है। और इस न्यायाधिकरण में कितने सदस्य होंगे? तो इसमें 3 सदस्य होंगे। देखिए विस्थापन और पुनर्वास नीति के अंतर्गत अगर कोई मामला आ जाता है, कोई मसला आ जाता है, तो उसमें जो भी शिकायत या कंप्लेंट आता है तो उस कंप्लेंट के समयबद्ध तरीके से उसका निपटारा किया जाए, इसलिए एक न्यायाधिकरण का गठन का प्रावधान किया गया। और इस न्यायाधिकरण में 3 सदस्य होंगे। कितने? 3 सदस्य होंगे। अब देखिए राज्य स्तरीय विस्थापन एवं पुनर्वास परिषद का अध्यक्ष कौन होगा? तो याद रखिएगा मुख्यमंत्री होगा। राज्य स्टेट लेवल पर पुनर्वास विस्थापन एवं पुनर्वास परिषद का अध्यक्ष होगा मुख्यमंत्री, ठीक है, मुख्यमंत्री। अब हम देखते हैं प्रत्यर्पण एवं पुनर्वास नीति। देखिए प्रत्यर्पण और पुनर्वास नीति का मतलब क्या है? सरेंडर पॉलिसी। सरेंडर पॉलिसी, देखिए इसके बारे में आपको थोड़ा सा यहाँ पर इसका ओवरव्यू या फिर बैकग्राउंड समझना होगा कि झारखंड जैसे राज्य में कानून व्यवस्था के सामने जो उग्रवाद वाली समस्या है, ये बहुत बड़ी समस्या है, या फिर ये कहें कि एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग प्रॉब्लम है। उग्रवाद के सामने मतलब कानून व्यवस्था के सामने उग्रवाद का समस्या। अब उग्रवाद के कारण ऐसा होता है कि बहुत सारे जिले जो हैं इस प्रकार से इससे आक्रांतित हैं या इस प्रकार से उससे प्रभावित हैं कि वहाँ पर ना किसी प्रकार का डेवलपमेंट, या फिर उसके जो बच्चे हैं वो पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हैं, और जब पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे तो डेवलपमेंट हो नहीं पाएगा। अब इस कारण से ऐसा देखा जा रहा है कि झारखंड के लगभग सारे जिले जो हैं उग्रवाद की समस्या से प्रभावित हैं, और जो कुछ जिले बचे हुए हैं उनमें भी आजकल कहीं ना कहीं छिटपुट घटनाएं उग्रवाद से समस्याएं से संबंधित होती रहती हैं। अब इस समस्या को झारखंड सरकार एक चैलेंज के रूप में इसे लिया है, और ऐसा कहा जाता है कि कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन हैं जिसके आधार पर कहा जाता है कि बहुत सारे लोग जो हैं बहकावे में या फिर कुछ अन्य कारणों से उग्रवाद को तो ज्वाइन कर ली, लेकिन आज उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है और वो मुख्य धारा में लौटना चाहते हैं, अपने परिवार को उस दलदल से छुड़ाना चाहते हैं। तो लोगों की ऐसी मंशा या फिर जो मुख्य धारा में लौटना चाहते हैं उन लोगों के लिए ये नीति लाई गई। कौन सी नीति? तो प्रत्यर्पण नीति, यानी कि सरेंडर करना है, ठीक है, उसके सारे सजा माफ हो जाएंगे, और अगर वो सरेंडर करना चाहता है तो सरेंडर नीति, प्रत्यर्पण और पुनर्वास यानी कि उसका पुनर्वास किया जाएगा। तो ये नीति लाया गया क्योंकि अगर उग्रवाद से पीड़ित रहेंगे, प्रभावित रहेंगे, तो राज्य का जो है विकास नहीं हो पाएगा। तो यही है आपका प्रत्यर्पण और पुनर्वास नीति। तो प्रत्यर्पण एवं पुनर्वास नीति 2009 के तहत, तो 2009 वाला प्रत्यर्पण और पुनर्वास नीति से पहले एक नीति 2001 में भी आई थी, याद रखिएगा 2001 में, लेकिन उस नीति का उतना कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं आया, जिससे कि वो बंद हो गया था, लेकिन 2009 में फिर से आया। तो प्रत्यर्पण एवं पुनर्वास नीति के तहत उग्रवादी के प्रत्यर्पण को स्वीकार करने के लिए गठित स्क्रीनिंग कमेटी का अध्यक्ष कौन होता है? ठीक है, याद रखिएगा। तो ये होता है आपका अध्यक्ष कौन होता है? तो याद रखिएगा पुलिस अधीक्षक यानी कि एसपी होता है, एसपी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस।
अब आगे देखिए, प्रत्येक जिला में प्रत्यर्पण करने वाले यानी कि सरेंडर करने वाले उग्रवादियों के लिए गठित पुनर्वास समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो गठित पुनर्वास समिति का अध्यक्ष होता है जिला दंडाधिकारी। जिला दंडाधिकारी जो जज होते हैं वो होता है, ठीक है। अब देखिए, कहा जा रहा है कि प्रत्यर्पण एवं पुनर्वास नीति 2009 के तहत कितनी राशि पुनर्वास अनुदान के रूप में प्रदान किए जाने का प्रावधान किया गया है? तो ये किया गया है 2.5 लाख रुपए, ठीक है। 2.5 लाख रुपए पुनर्वास अनुदान के रूप में ये दिया जाएगा। अब प्रत्यर्पण यानी कि सरेंडर करने वाले उग्रवादियों के द्वारा रॉकेट लॉन्चर, एल क्या कहते हैं, LMG ऐसा करके LMG होता है, ठीक है, LMG यानी कि लाइट मशीन गन। तो इसका समर्पण करने पर पुनर्वास अनुदान के अतिरिक्त कितनी राशि और दिया जाएगा इसे, मतलब इसका प्रावधान किया गया है इसमें, तो याद रखिएगा 1 लाख रुपए। देखिए, पुनर्वास जो अनुदान है 2.5 लाख रुपए वो तो मिलेगा और 1 लाख रुपए अलग से मिलेगा अगर रॉकेट लॉन्चर, LMG जैसे कुछ हथियार भी ये सरेंडर करते हैं, ठीक है, उसके साथ अगर सरेंडर होते हैं। आगे देखिए, कहा जा रहा है कि प्रत्यर्पण एवं पुनर्वास नीति के तहत किसी प्रत्यर्पण यानी कि सरेंडर करने वाले उग्रवादी को निम्न में से क्या प्रदान किया जाता है? क्या प्रदान किया जाता है? तो याद रखिएगा, उसे जो है पुनर्वास अनुदान के रूप में 2,50,000 यानी कि 2.5 लाख रुपए, 3,000 रुपये प्रति माह की वृत्ति पर यानी कि 1 वर्ष का व्यावसायिक प्रशिक्षण भी दिया जाता है कि वो कुछ कर पाए। गृह निर्माण के लिए 4 डिसमिल जमीन भी दिया जाता है और आवास निर्माण के लिए अधिकतम 50,000 रुपये भी दी जाती है। आगे देखिए, उग्रवादी एवं उसके परिवार को निःशुल्क चिकित्सा, उग्रवादी को तथा उसके पुत्र पुत्रियों को मैट्रिक तक निःशुल्क शिक्षा, ये सब दिए जाने का प्रावधान है, ठीक है, तो दोनों हो जाएगा। आगे देखिए, प्रत्यर्पण नीति के तहत यानी कि सरेंडर पॉलिसी के तहत दी जाने वाली पुरस्कार राशि को उग्रवादी संगठन में स्थान के आधार पर कितनी श्रेणियों में विभाजित किया जाता है? तो याद रखिएगा 10 श्रेणियों में। प्रत्यर्पण नीति के तहत दी जाने वाली पुरस्कार राशि को उग्रवादी संगठन में स्थान के आधार पर 10 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, ठीक है, याद रख लीजिएगा। अब हम देख लेते हैं स्थानीयता नीति को। किसे देखेंगे? स्थानीयता नीति, ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। मतलब कि डोमिसाइल पॉलिसी, स्थानीयता नीति कि कौन से लोग यहाँ के होंगे, ऐसे करके एक नीति है। तो झारखंड सरकार के द्वारा इनमें से किस वर्ष स्थानीयता नीति की घोषणा की गई थी? तो याद रखिएगा 2016 में। स्थानीयता नीति 2016 में इसकी घोषणा करी गई थी। झारखंड की स्थानीयता नीति में कितने वर्षों तक राज्य के तृतीय एवं चतुर्थ वर्गीय पदों की सरकारी नौकरियां स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित करने की व्यवस्था करी गई है? तो याद रखिएगा 50 वर्षों तक। झारखंड की स्थानीयता नीति में कितने वर्षों तक राज्य के तृतीय यानी कि 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड पदों की सरकारी नौकरियां स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित करने की व्यवस्था 50 वर्षों तक की गई है, ठीक है। आगे देखिए, झारखंड की स्थानीयता नीति के तहत इनमें से किसे झारखंड का निवासी माना जाता है? किसे झारखंड का निवासी माना जाता है? तो याद रखिए, किसे झारखंड का निवासी माना जाएगा? जो किसी व्यापार, नियोजन या अन्य कारण से झारखंड की भौगोलिक सीमा में विगत 30 वर्षों या अधिक से निवास करता हो एवं अचल संपत्ति अर्जित की हो तो उसे झारखंड का निवासी माना जाएगा। जो किसी व्यापार, नियोजन या फिर अन्य कारण से झारखंड की भौगोलिक सीमा में, ज्योग्राफिकल बाउंड्री में अगर विगत पिछले 30 वर्षों से या उससे अधिक सालों से निवास कर रहा हो एवं अचल संपत्ति उसने अर्जित करी हो तो वो झारखंड का निवासी माना जाएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि स्थानीयता नीति के तहत झारखंड राज्य का अस्थायी निवासी के रूप में मान्यता के लिए कितने शर्तों में से किसी एक को पूरा करना अनिवार्य है? तो याद रखिएगा 7 शर्तों में किसी एक को पूरा करना अनिवार्य है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। यहाँ थोड़ा सा एरर हो गया है, थोड़ा सा गलती इसमें आंसर में हुआ है, याद रखिए। थोड़ा सा यहाँ इससे मिस्टेक को सुधारिएगा कि झारखंड के स्थानीयता नीति में कितने वर्षों तक राज्य के 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड पदों पर सरकारी नौकरियां स्थानीय लोगों को आरक्षित करने की व्यवस्था है? तो 10 वर्षों तक, याद रखिएगा 10 वर्षों तक, 50 वर्ष नहीं होगा, 10 वर्षों तक होगा, ठीक है। आगे देखिए, झारखंड की स्थानीयता नीति के तहत इनमें से किसे झारखंड का निवासी माना जाएगा? तो याद रखिएगा इसे, जैसे कि स्थानीय निवासी या फिर झारखंड का निवासी माना जाता है जो झारखंड की भौगोलिक सीमा में रहता हो तथा जो स्वयं या उनके पूर्वज का नाम गत सर्वे खतियान में दर्ज हो, ठीक है, मतलब कि पिछला जो भी सर्वे खतियान हुआ था उसमें दर्ज हो, या फिर जो किसी व्यापार, नियोजन, तो ये तो हमने देख ही लिया है, या फिर जो झारखंड राज्य सरकार या सरकार द्वारा संचालित या मान्यता प्राप्त संस्थानों, निगमों आदि में नियुक्त व कार्यरत हो, सभी के सभी जो है झारखंड के निवासी माने जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से इसे सुधार लीजिएगा। आगे देखिए, कहा जा रहा है कि इनमें से झारखंड में जन्म लेने वाले व्यक्ति के द्वारा किस स्तर की झारखंड में जन्म लेने वाले व्यक्ति के द्वारा किस स्तर की
न्यूनतम शिक्षा झारखंड में प्राप्त करने पर उसे झारखंड स्थानीयता नीति के तहत झारखंड का निवासी माना जाएगा। तो याद रखिएगा मैट्रिक या फिर समकक्ष, मैट्रिक या उसके समकक्ष अगर क्लासेस में मतलब कि झारखंड में जन्म लेने वाले व्यक्ति द्वारा किसी स्तर की, किस स्तर की न्यूनतम शिक्षा या झारखंड में प्राप्त करने पर उसे झारखंड स्थानीयता नीति के तहत झारखंड का निवासी माना जाएगा। तो मैट्रिक या फिर उसके समकक्ष व फिर उसके इक्विवेलेंट अगर शिक्षा, न्यूनतम जो शिक्षा झारखंड में प्राप्त करने पर झारखंड स्थानीयता नीति के तहत झारखंड का निवासी माना जाएगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसमें कि जो स्थानीयता नीति के तहत झारखंड राज्य का अस्थायी निवासी के रूप में मान्यता के लिए कितने शर्तों में से एक को पूरा करना अनिवार्य है। तो याद रखिएगा ये 6 शर्तों में से, 7 में से नहीं, 6 शर्तों में से एक को पूरा करना अनिवार्य है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब इसे थोड़ा सुधार लीजिएगा। अब हम देखते हैं कुछ अन्य प्रमुख नीतियों के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे और उस पर सवाल एमसीक्यूज करेंगे। देखिए झारखंड राज्य में 2007 में लागू क्रय नीति को किस वर्ष संशोधित किया गया। तो याद रखिएगा ये किया गया था 2014 में। झारखंड राज्य में 2007 में लागू क्रय नीति, याद रखिएगा झारखंड राज्य में क्रय नीति 2007 लागू किया गया था और इसे किस वर्ष संशोधित किया गया। तो याद रखिएगा 2014 में। किस वर्ष? 2014 में। झारखंड क्रय नीति 2014 का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो याद रखिएगा झारखंड क्रय नीति 2014 का प्रमुख उद्देश्य है स्थानीय सूक्ष्म व लघु उद्योगों को सुरक्षा प्रदान करना। स्थानीय सूक्ष्म यानी कि एमएसएमई जो सुरक्षा उद्योग है तो उसे सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, अब देखिए झारखंड क्रय नीति 2014 के तहत, झारखंड क्रय नीति 2014 के तहत राज्य सरकार ने नियंत्रण में कार्यरत सभी, राज्य सरकार के नियंत्रण में कार्यरत सभी विभागों व फिर संस्थानों को 2014-15 से आगामी 3 वर्ष तक अपने कुल क्रय का न्यूनतम कितना प्रतिशत सूक्ष्म एवं लघु उत्पादों के रूप में क्रय करना अनिवार्य किया गया था। तो याद रखिएगा ये 20%। देखिए सुनिएगा फिर से, झारखंड क्रय नीति 2014 के तहत राज्य सरकार के नियंत्रण में, राज्य सरकार के कंट्रोल में जितने भी डिपार्टमेंट कार्यरत हैं उन सारे संस्थानों को 2014-15 से आगामी 3 वर्ष तक अपने कुल क्रय का, जितना उसने क्रय किया है, जितना उसने खरीदा है, जितना उसका न्यूनतम कितना परसेंट जो है सूक्ष्म एवं लघु उत्पादों के रूप में क्रय करना अनिवार्य किया गया। यानी कि जो भी आप खरीदारी करते हैं, जो भी आप सामान खरीदते हैं तो उसमें से 20% आपको सूक्ष्म और लघु उत्पादों के रूप में क्रय करना अनिवार्य किया गया था क्रय नीति के तहत। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए झारखंड क्रय नीति 2014 के तहत, झारखंड क्रय नीति 2014 के तहत राज्य सरकार के नियंत्रण में कार्यरत सभी विभागों व संस्थानों के द्वारा सूक्ष्म व लघु उत्पाद इकाइयों से कुल क्रय लक्ष्य का कितना परसेंट अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के स्वामित्व वाले इकाइयों हेतु नियत किया गया है। तो इसे याद रखिएगा 4%। देखिए एक तो झारखंड क्रय नीति 2014 के तहत कहा गया कि लगभग 20% आप जितना भी क्रय करते हैं, जितना भी आप खरीदारी करते हैं तो उसमें से सूक्ष्म और लघु उत्पादों को आपको खरीदना है और उनमें से भी 4% आपको किससे लेना है, अनुसूचित जाति और जनजातियों की स्वामित्व वाली, यानी कि जिस भी फर्म या फिर जो भी सूक्ष्म और लघु उद्योग जो भी अनुसूचित जाति यानी कि एससी और एसटी के मालिकाना हक में जिसका होगा उसका 4% आपको खरीदना ही खरीदना है। मतलब उससे ज़्यादा खरीद सकते हैं लेकिन 4% उसका आपको खरीदना ही है। देखिए झारखंड राज्य में किस वर्ष पर्यटन नीति की घोषणा की गई थी। तो पर्यटन नीति की घोषणा 2015 में करी गई थी। पर्यटन नीति की घोषणा 2015 में करी गई थी। अब आगे देख लेते हैं, कहा जा रहा है कि एक मिनट, हाँ, इनमें से कौन सा एक झारखंड राज्य की पर्यटन नीति 2015 का उद्देश्य नहीं है। तो कौन झारखंड राज्य की 2015 का उद्देश्य नहीं है। तो देखिए राज्य में रोजगार, झारखंड राज्य की पर्यटन नीति 2015 का उद्देश्य कौन सा नहीं है। तो राज्य में रोजगार के अवसरों का निर्माण करते हुए पर्यटकों की संख्या बढ़ाना, तो ये तो उद्देश्य था ही। अब राज्य में पर्यटन संबंधी उत्पादों को भी बढ़ावा देना, ये भी सही है। राज्य में धार्मिक पर्यटन स्थलों का विकास करना, ये भी सही है। लेकिन राज्य के सभी पर्यटन स्थलों का प्रबंधन राज्य सरकार के संस्थानों द्वारा करना, ये इसका उद्देश्य नहीं था। अब झारखंड राज्य में किस वर्ष खाद्य प्रसंस्करण नीति की घोषणा की गई है। झारखंड राज्य में किस वर्ष खाद्य प्रसंस्करण यानी कि फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी की घोषणा की गई है। तो याद रखिएगा ये किया गया था 2015 में। कब? 2015 में खाद्य प्रसंस्करण नीति। ठीक है, झारखंड राज्य की खाद्य प्रसंस्करण नीति का प्रमुख लक्ष्य क्या है। झारखंड राज्य की खाद्य प्रसंस्करण नीति का प्रमुख लक्ष्य है कि राज्य में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास के लिए मूलभूत सुविधाओं का विकास करना। ठीक है, राज्य में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना, ये भी ठीक है। राज्य में बाजार नेटवर्क स्थापित करना, ये भी ठीक है। तो सबके सब सही हो जाएंगे। झारखंड राज्य निर्यात नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी। तो झारखंड राज्य निर्यात नीति की घोषणा 2015 में करी गई थी। झारखंड राज्य निर्यात नीति की घोषणा 2015 में करी गई थी। झारखंड राज्य निर्यात
निर्यात नीति में 2019 तक, झारखंड राज्य निर्यात नीति में 2019 तक देश के कुल निर्यात में झारखंड की हिस्सेदारी जो है वो 2% तक लाने का लक्ष्य रखा गया था। झारखंड राज्य निर्यात नीति में 2019 तक देश के कुल निर्यात में जितना भी देश एक्सपोर्ट करता है उसमें झारखंड की हिस्सेदारी 2% लाने का लक्ष्य रखा गया था। ठीक है, 2% लाने का लक्ष्य रखा गया था। अब देखिए कहा जा रहा है झारखंड राज्य में किस वर्ष फिल्म नीति की घोषणा की गई थी, तो फिल्म नीति की घोषणा की गई थी 2015 में। झारखंड राज्य में फिल्म नीति की घोषणा 2015 में करी गई थी। झारखंड फिल्म नीति 2015 के तहत झारखंड राज्य में फिल्म उद्योग के विकास के लिए इनमें से किस संस्था का गठन किया गया है, तो झारखंड फिल्म विकास निगम, इसका भी गठन किया गया है। राज्य स्तरीय फिल्म विकास परिषद, इसका भी गठन किया गया है। तो झारखंड फिल्म विकास निगम, राज्य स्तरीय फिल्म विकास परिषद, इसका भी गठन किया गया है। आगे देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि झारखंड फिल्म नीति 2015 के तहत झारखंड राज्य में इनमें से किसके रूप में संगीत नाट्य अकादमी का विकास करने का प्रावधान किया गया है। झारखंड फिल्म नीति 2015 के तहत झारखंड राज्य में इनमें से किसके रूप में संगीत नाट्य अकादमी का विकास करने का प्रावधान किया गया है, तो झारखंड राज्य फिल्म टेलीविजन संस्थान, झारखंड राज्य फिल्म टेलीविजन संस्थान को संगीत नाट्य अकादमी के रूप में विकास करने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। कहा जा रहा है झारखंड राज्य फिल्म नीति 2015 में राज्य में मल्टीप्लेक्स के निर्माण के लिए अनुदान देने का प्रावधान किया गया है। तो झारखंड राज्य फिल्म नीति 2015 में राज्य में मल्टीप्लेक्स के निर्माण के लिए कुछ अनुदान देने का प्रावधान किया गया कि अगर आप मल्टीप्लेक्स बनाते हैं तो आपको ये दिया जाएगा। तो पहले साल में जो अनुदान है, पहले साल में 100% का अनुदान दिया जाएगा, दूसरे व तीसरे साल में 75% का, चौथे और पांचवें साल में 50% का। तो ये उपरोक्त सभी हो जाएंगे, उपरोक्त सभी। झारखंड फिल्म नीति 2015 में राज्य में सौर ऊर्जा से संचालित सिनेमा घरों को कुल इन्वेस्टमेंट राशि का कितना % अनुदान देने का प्रावधान किया गया है, तो ये किया गया है 50%। ठीक है, 50%। झारखंड फिल्म नीति 2015 में राज्य में जितने भी सौर ऊर्जा से संचालित सिनेमा घरों को कितने उनके इन्वेस्टमेंट का 50% अनुदान में देने का प्रावधान किया गया है। देखिए इन सबसे क्या होगा कि जो लोगों का पैसा आएगा, इन्वेस्टमेंट आएगा, टूरिज्म बढ़ेगा, तो ये सब इसीलिए किया जा रहा है। ठीक है, अब देखिए क्या कहा जा रहा है। झारखंड राज्य में 50% तक फिल्मों की शूटिंग होने पर 6 माह तक कितना % मनोरंजन कर में छूट देने का प्रावधान है, तो ये है आपका 50%। कितना? 50% छूट देने का प्रावधान है। आगे हम देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि एक मिनट आते हैं, चलिए। झारखंड राज्य में 75% तक फिल्मों की शूटिंग होने पर 75% तक फिल्मों की, अगर किसी फिल्म का 75% झारखंड राज्य में शूटिंग होता है, अगर किसी भी फिल्म का झारखंड राज्य में 75% शूटिंग होता है, 100% में से 75%, तो उसे 6 माह तक कितना % मनोरंजन कर में छूट देने का प्रावधान है, तो ये आपका 75% छूट दिया जाएगा। अगर 50% मूवी की शूटिंग या फिल्मों की शूटिंग झारखंड में होती है तो 6 माह तक आपको मनोरंजन कर एंटरटेनमेंट टैक्स के रूप में 50% छूट दिया जाएगा। और अगर 75% फिल्मों की शूटिंग झारखंड राज्य में होती है तो 6 महीने तक आपको एंटरटेनमेंट टैक्स के रूप में 75% का छूट दिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए झारखंड फिल्म नीति 2015 के तहत राज्य की क्षेत्रीय भाषाओं में निर्मित फिल्मों को कितने % अनुदान देने का प्रावधान किया गया है, तो ये किया गया 50%। अगर क्षेत्रीय भाषाओं में जो फिल्म बनेंगी उसे 50% का अनुदान दिया जाएगा। ठीक है, झारखंड फिल्म नीति 2015 में राज्य के पर्यटन स्थलों को, झारखंड फिल्म नीति 2015 में राज्य के पर्यटन स्थलों को विशेष रूप से प्रसारित करने वाली फिल्मों को कितने रुपये तक का अनुदान देने का प्रावधान किया गया है, तो याद रखिएगा 50 लाख रुपए। ठीक है, झारखंड फिल्म नीति 2015 के तहत ऐसा है कि झारखंड राज्य के पर्यटन स्थलों को अगर विशेष रूप से आप उसको दिखाते हैं लोगों को, तो आपके फिल्मों को 50 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। इससे क्या होगा कि अगर आप झारखंड के पर्यटन स्थलों को दिखाते हैं तो लोग यहाँ आएंगे, उससे हमारी रेवेन्यू जनरेट होगी, तो ये कारण है 50 लाख रुपए देने का। झारखंड राज्य औद्योगिक पार्क नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी, तो ये किया गया था 2015 में। झारखंड राज्य औद्योगिक पार्क नीति की घोषणा 2015 में करी गई थी। कब? 2015 में करी गई थी। अब देखिए कहा जा रहा है झारखंड औद्योगिक पार्क नीति 2015 के तहत औद्योगिक पार्क के निर्माण के लिए इनमें से किसकी अनुमति आवश्यक है, तो उपायुक्त की अनुमति आवश्यक है। किसकी? उपायुक्त यानी कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की अनुमति जो है वो आवश्यक है। ठीक है,
अब देखिए कहा जाए झारखंड औद्योगिक पार्क नीति 2015, झारखंड औद्योगिक 2000 नीति पार्क नीति 2015 के तहत इनमें से किसके माध्यम से औद्योगिक पार्क का निर्माण किया जा सकता है? तो किसके माध्यम से? तो निजी क्षेत्र के माध्यम से, सार्वजनिक उद्यम के माध्यम से, निजी सार्वजनिक यानी कि जो पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, या फिर सार्वजनिक यानी कि पब्लिक जो भी इंटरप्राइजेज होंगे, या फिर निजी क्षेत्र प्राइवेट इंटरप्राइजेज के द्वारा, प्राइवेट क्षेत्र के द्वारा भी औद्योगिक पार्क का निर्माण किया जा सकता है। तो तीनों के द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, झारखंड औद्योगिक पार्क नीति 2015, झारखंड औद्योगिक पार्क नीति 2015 के तहत निजी क्षेत्र अथवा संयुक्त उद्यम में यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में विशिष्ट औद्योगिक पार्क की स्थापना के लिए कम से कम कितनी भूमि अनिवार्य है? तो ये है आपका कम से कम 10 एकड़ की भूमि चाहिए होगा। ठीक है, औद्योगिक पार्क की स्थापना के लिए झारखंड औद्योगिक पार्क नीति 2015 के तहत, झारखंड औद्योगिक पार्क नीति 2015 के तहत निजी क्षेत्र अथवा संयुक्त उद्यम में विशिष्ट औद्योगिक पार्क के अंतर्गत कम से कम कितने औद्योगिक इकाइयों की स्थापना अनिवार्य है? तो ये है आपका 5। याद रखिएगा, झारखंड औद्योगिक पार्क नीति 2015 के तहत निजी क्षेत्र अथवा संयुक्त उद्यम में विशिष्ट औद्योगिक पार्क के अंतर्गत कम से कम 5 औद्योगिक इकाइयों की स्थापना अनिवार्य है। कितने? 5 औद्योगिक यूनिट्स की स्थापना अनिवार्य है अगर आप औद्योगिक पार्क का निर्माण करने जा रहे हैं या फिर उसकी स्थापना करने जा रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट हो या फिर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में हो। ठीक है, झारखंड औद्योगिक पार्क नीति 2015 के तहत निजी क्षेत्र में निजी क्षेत्र में औद्योगिक पार्क की स्थापना के लिए सरकार के द्वारा औद्योगिक पार्क के लिए निर्धारित भूमि का अधिकतम कितना % आवंटित किया जा सकता है? कितना %? तो याद रखिएगा 35%। कितना? 35%। झारखंड औद्योगिक पार्क नीति 2015 के तहत निजी क्षेत्र के द्वारा जो औद्योगिक पार्क की स्थापना करी जाएगी, प्राइवेट सेक्टर के द्वारा अगर औद्योगिक पार्क की स्थापना के लिए, तो सरकार के द्वारा औद्योगिक पार्क के लिए जो निर्धारित भूमि का कितना % उसे आवंटित किया जा सकता है? तो जितना जो मैक्सिमम औद्योगिक पार्क के लिए जो भूमि का अधिकतम 35% उसे आवंटित किया जा सकता है। झारखंड औद्योगिक पार्क नीति 2015 के तहत निजी क्षेत्र में औद्योगिक पार्क की स्थापना के लिए सरकार के द्वारा कम से कम कितने वर्षों के लिए भूमि का आवंटन किया जा सकेगा? तो याद रखिएगा कम से कम 30 वर्षों के लिए भूमि का आवंटन किया जा सकेगा। झारखंड औद्योगिक पार्क नीति 2015 के तहत औद्योगिक पार्क की स्थापना के लिए आवंटित कुल भूमि का कितना % आधारभूत संरचना या हरित क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाना अनिवार्य है? तो ये है आपका टोटल 40%। याद रखिएगा, आप झारखंड में औद्योगिक पार्क की स्थापना करते हैं, इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना करते हैं, तो आपको झारखंड औद्योगिक पार्क नीति 2015 के तहत जितना भी आवंटित आपको भूमि आवंटित करी जाएगी, उसमें से आपको कितना %, एक तो आपको बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर आपको ग्रीनरी क्षेत्र में, मतलब आपको प्लांट वगैरह लगाना होगा, तो उसके 40% पर आपको लगाना होगा। देखिए, प्लांट वगैरह लगाएंगे तभी आप अगर औद्योगिक क्षेत्र का स्थापना करते हैं तो वहां से धुआं निकलेगा, पॉल्यूशन होगा, और पॉल्यूशन क्यों होगा? तो आपको पौधे भी लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो ग्रीनरी। अब देखिए, झारखंड औद्योगिक पार्क नीति 2015 के तहत, झारखंड औद्योगिक 2000 पार्क नीति 2015 के तहत किसी निजी औद्योगिक पार्क को आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए राज्य सरकार के द्वारा परियोजना लागत का कितना % राशि वित्तीय सहायता के रूप में उपलब्ध कराया जा सकेगा? तो 50%। याद रखिएगा, 50% उपलब्ध कराया जा सकेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कहा जा रहा है कि झारखंड औद्योगिक पार्क नीति 2015 के तहत, झारखंड औद्योगिक पार्क नीति 2015 के तहत किसी निजी औद्योगिक पार्क को आधारभूत संरचना के निर्माण हेतु, मतलब जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, उसके निर्माण के लिए राज्य सरकार के द्वारा परियोजना लागत हेतु अधिकतम कितनी राशि वित्तीय सहायता के रूप में उपलब्ध कराई जा सकती है? तो ये अधिकतम 10 करोड़ रुपए उपलब्ध कराई जा सकती है। कितना? 10 करोड़ रुपए अधिकतम। अच्छा, झारखंड औद्योगिक पार्क नीति 2015 के तहत किसी विशिष्ट औद्योगिक पार्क को आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए राज्य सरकार के द्वारा परियोजना लागत का कितना % राशि वित्तीय सहायता के रूप में उपलब्ध कराया जा सकेगा? तो 50%। अभी हमने देखा था, यही है। झारखंड औद्योगिक पार्क नीति 2015, झारखंड औद्योगिक पार्क नीति 2015 के तहत किसी विशिष्ट औद्योगिक पार्क को आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए राज्य सरकार के द्वारा परियोजना लागत हेतु अधिकतम कितनी राशि वित्तीय सहायता के रूप में उपलब्ध कराई जा सकती है? तो याद रखिएगा, ये कराया जा सकता है 7 करोड़। देखिए, झारखंड औद्योगिक पार्क नीति 2015 के तहत किसी विशिष्ट औद्योगिक पार्क को आधारभूत संरचना, जो उसका बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, उसके निर्माण के लिए राज्य सरकार के द्वारा
परियोजना का जितना भी लागत है उसमें से अधिकतम कि जो राज्य सरकार 7 करोड़ रुपए दे सकती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, कहा जा रहा है आगे देखिए, झारखंड औद्योगिक पार्क नीति 2015 के तहत औद्योगिक पार्क के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता की अधिकतम अवधि कितने वर्ष की होगी? तो ये वित्तीय सहायता की अधिकतम अवधि 10 सालों के लिए दी जाएगी। ठीक है, 10 सालों के लिए दी जाएगी, उसके बाद वो तो लेगा ही। झारखंड औद्योगिक पार्क नीति 2015 के तहत, झारखंड औद्योगिक पार्क नीति 2015 के तहत निजी औद्योगिक पार्क को अनुमोदित किए जाने की तिथि से कितने वर्ष के अंदर पूरा करना होगा? कितने वर्ष के अंदर पूरा करना होगा? तो याद रखिएगा 3 साल के अंदर। अगर आपको आवंटित कर दिया गया है कि हाँ जाइए बनाइए, ठीक है, अब 3 साल के अंदर आपको पूरा करना होगा। झारखंड राज्य में किस वर्ष स्टार्टअप नीति की घोषणा की गई है? तो स्टार्टअप नीति 2016 में इसकी घोषणा करी गई है। स्टार्टअप नीति की घोषणा 2016 में करी गई है। अब देखिए, झारखंड राज्य की स्टार्टअप नीति 2016 के तहत किस वर्ष तक राज्य को अग्रणी राज्यों में लाने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये रखा गया है आपके 2021 तक। देखिए 2021 कब का खत्म हो गया और अग्रणी राज्य आते रह रहा है, लेकिन हाँ, अग्रणी जो है नेता लोग हो गया है। ठीक है, अग्रणी जितने भी नेता के घर में अग्रणी पैसे मिल रहे हैं, ठीक है, अग्रणी पैसे मिल रहे हैं। ठीक है, नेताओं के घर में आप देखते होंगे आए दिन किसी के घर में 50 करोड़, 100 करोड़, 150 करोड़, 200 करोड़ और उसके साथ AK-47 राइफल वगैरह सब कुछ, मतलब यहाँ पर डेवलपमेंट हुआ है। अब देखिए, झारखंड राज्य की स्टार्टअप नीति 2016 के तहत राज्य के कितने प्रतिष्ठानों को इनक्यूबेशन सेंटर खोलने हेतु अनुदान प्रदान किया जाएगा? तो ये 10 प्रतिष्ठानों को, ठीक है, 10 प्रतिष्ठानों को। झारखंड राज्य के स्टार्टअप नीति 2016 के तहत, झारखंड राज्य के स्टार्टअप नीति 2016 के तहत राज्य में इनक्यूबेशन सेंटर खोलने के लिए किसी प्रतिष्ठान को कितने रुपए का अनुदान दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा 50 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा। झारखंड राज्य की स्टार्टअप नीति 2016 के तहत किसी प्रतिष्ठान को इनक्यूबेशन सेंटर खोलने के लिए कितने वर्षों तक अनुदान प्रदान किया जाएगा? तो किया जाएगा 5 सालों तक अनुदान प्रदान किया जाएगा। झारखंड सिंगल विंडो क्लियरेंस एक्ट किस वर्ष लागू हुआ है? तो झारखंड सिंगल विंडो क्लियरेंस जो लागू हुआ था, ये हुआ है आपके 2015 में लागू। ठीक है, 2015 में लागू हुआ है। झारखंड सिंगल विंडो क्लियरेंस एक्ट 2015 का उद्देश्य क्या है? तो झारखंड सिंगल विंडो क्लियरेंस एक्ट 2015 का उद्देश्य है औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करना, निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करने हेतु माहौल तैयार करना और विनियामक ढांचे, जो आपका ढांचे का सरलीकरण करना। ठीक है, अगर देखिए कोई इन्वेस्टमेंट करने आएगा आपके राज्य में, अगर आपके राज्य में कोई इन्वेस्टमेंट करने आएगा, बड़े बड़े प्लांट्स लगाएंगे, तो उसके लिए जो यहाँ पर जो एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होना चाहिए वो उसके लिए सही होना चाहिए। तो ये सब उद्देश्य है झारखंड सिंगल विंडो क्लियरेंस एक्ट का। अब देखिए, झारखंड सिंगल विंडो क्लियरेंस एक्ट, झारखंड सिंगल विंडो क्लियरेंस एक्ट 2015 के तहत गठित शासी निकाय के अध्यक्ष कौन होंगे? तो शासी निकायों के अध्यक्ष जो होंगे वो होगा मुख्यमंत्री। ठीक है, शासी निकाय के अध्यक्ष होंगे मुख्यमंत्री। अब देखिए क्या कहा जा रहा है, सिंगल विंडो क्लियरेंस एक्ट 2015, सिंगल विंडो क्लियरेंस एक्ट 2015 के तहत इनमें से किसकी अध्यक्षता में जिला कार्यकारिणी समिति का गठन किया जाएगा? तो उपायुक्त के अध्यक्षता में जिला कार्यकारिणी समिति का गठन किया जाएगा। किस वर्ष, यानी कि जो यहाँ पर कहा जा रहा है कि किस साल? तो 2015 में। किस वर्ष झारखंड ऑटोमोबाइल एवं ऑटो कंपोनेंट नीति की घोषणा की गई थी? तो 2015 में झारखंड ऑटोमोबाइल एवं ऑटो कंपोनेंट नीति की घोषणा करी गई थी 2015 में। कब? 2015 में। किस वर्ष यहाँ पर कहा जा रहा है फिर से किस वर्ष? तो किस वर्ष झारखंड ऑटोमोबाइल एवं ऑटो कंपोनेंट नीति 2015 के तहत किस वर्ष तक इस क्षेत्र में अतिरिक्त 50,000 रोजगार अवसरों के सृजन का लक्ष्य रखा गया था? तो 2020 तक। कब का? 2020 पार कर गया और 50,000 की जगह हम लोग यहाँ पर 5 रोजगार यहाँ पर सृजित कर दिया गया होगा। ठीक है, झारखंड राज्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? झारखंड राज्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति की घोषणा जो करी गई थी, ये करा गया था 2015 में। कब? 2015 में। अब देखिए कहा जा रहा है झारखंड राज्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, झारखंड राज्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2015 के तहत प्लांट एवं संयंत्र व तकनीकी सिविल कार्य की कुल लागत का कितना % सहायता राशि के रूप में दिया जाएगा? कितना %? तो याद रखिएगा ये दिया जाएगा 35%। झारखंड राज्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2015 के तहत प्लांट एवं संयंत्र व तकनीकी सिविल कार्य की जितने भी कुल लागत का 35% सहायता
झारखंड राज्य सरकार देगी, ठीक है, राशि के रूप में 35% दी जाएगी। अब देखिए झारखंड राज्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2015 के तहत एकीकृत जनजाति विकास योजना, एकीकृत जनजाति विकास परियोजना क्षेत्र में कुल लागत का अधिकतम कितना परसेंट सहायता राशि के रूप में दिया जा सकता है, तो याद रखिएगा 45%। झारखंड राज्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2015 के तहत एकीकृत जनजाति विकास परियोजना क्षेत्र में कुल लागत का जितना कुल टोटल कॉस्ट लगेगा, जितना कैपिटल लगेगा, उसका अधिकतम 45% सहायता राशि के रूप में दिया जा सकता है। 45% सहायता राशि के रूप में दिया जा सकता है। अब आगे देखते हैं कि जो झारखंड राज्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2015 के तहत इनमें से किस जिले में दाल प्रसंस्करण यानी कि जो पल्स प्रोसेसिंग यूनिट है स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है, तो ये रखा गया है पलामू और गढ़वा दोनों में। पलामू और गढ़वा दोनों में खाद्य प्रसंस्करण में दाल प्रसंस्करण यूनिट जो है प्रोसेसिंग यूनिट पलामू और गढ़वा दोनों में इसका लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। अब आगे देखिए झारखंड राज्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2015 के तहत राज्य के किस जिले में टमाटर प्रसंस्करण, टमाटर के लिए टमाटर प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है, तो ये लातेहार में। देखिए पलामू और गढ़वा में दाल प्रसंस्करण यूनिट और लातेहार में टमाटर प्रसंस्करण यूनिट, ठीक है। अब देखिए झारखंड चारा प्रसंस्करण उद्योग नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी, तो ये करा गया था 2015 में। झारखंड चारा प्रसंस्करण नीति की घोषणा 2015 में करा गया था। झारखंड चारा प्रसंस्करण उद्योग नीति 2015 के तहत प्लांट एवं संयंत्र व तकनीकी सिविल कार्य की जो प्लांट लगाया जाएगा, यूनिट जो लगाया जाएगा, ठीक है, और उसमें जो टेक्निकल या टेक्नोलॉजिकल जो सिविल कार्य होंगे उसका कुल लागत का कितना परसेंट सहायता राशि के रूप में दिया जाएगा, तो ये दिया जाएगा 35%। कितना परसेंट? 35%। झारखंड चारा प्रसंस्करण उद्योग नीति 2015 के तहत अगर आपको कोई प्लांट आप लगाते हैं या कोई यूनिट लगाते हैं, उसमें तकनीकी सिविल कार्य की जो कुल लागत होगी उसमें से झारखंड सरकार 35% आपको देगी, ठीक है। अब आगे देखिए कहा जा रहा है झारखंड चारा प्रसंस्करण उद्योग नीति 2015 के तहत एकीकृत जनजाति विकास परियोजना क्षेत्र में कुल लागत का अधिकतम कितना प्रतिशत सहायता राशि के रूप में दिया जा सकता है, तो ये अधिकतम 45%। याद रखिएगा झारखंड चारा प्रसंस्करण उद्योग नीति 2015 के तहत एकीकृत जनजाति विकास परियोजना क्षेत्र में कुल जितनी लागत लगेगी उसका अधिकतम 45% सहायता राशि के रूप में झारखंड सरकार दे सकती है। आगे देखिए झारखंड राज्य सौर ऊर्जा नीति, झारखंड राज्य सौर ऊर्जा नीति की घोषणा 2015 में करी गई थी। झारखंड राज्य सौर ऊर्जा नीति, झारखंड राज्य सौर ऊर्जा नीति की घोषणा 2015 में करी गई थी। झारखंड राज्य सौर ऊर्जा नीति 2015 के तहत राज्य में किस वर्ष तक निजी क्षेत्र की सहायता से 2650 मेगावाट सौर ऊर्जा के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है, तो ये कब रखा गया? 2020 में। देखिए सारा का सारा लक्ष्य तो रखा गया, लेकिन कब का कब साल पार कर गया। अब इसे रखना चाहिए 2000 या 3000 ईस्वी रख लेना चाहिए लक्ष्य, ठीक है। आगे देखिए चलिए कहा जा रहा है कि जो झारखंड राज्य सौर ऊर्जा नीति 2015 के तहत राज्य में सोलर पार्क की स्थापना के लिए इनमें से किसके द्वारा आधारभूत संरचना का विकास किया जाएगा? किसके द्वारा आधारभूत संरचना का विकास किया जाएगा? तो यह किया जाएगा जेएसईआरसी के द्वारा। जेएसईआरसी अगर आपसे इसका कोई फुल फॉर्म पूछेगा तो आप बताइएगा कि झारखंड स्टेट एक मिनट, झारखंड स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, झारखंड स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, तो जेएसईआरसी के द्वारा आधारभूत संरचना का विकास किया जाएगा। तो याद रखिएगा झारखंड स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के तहत जो आधारभूत संरचना जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होगा सोलर पार्क का, इसके लिए किसके द्वारा किया जाएगा? तो ये जेएसईआरसी के द्वारा, जेएसईआरसी के द्वारा। आगे चलिए देखते हैं कहा जा रहा है झारखंड राज्य में सौर ऊर्जा नीति 2015 के तहत राज्य में सौर ऊर्जा को प्रोत्साहित करने हेतु नोडल एजेंसी कौन है? तो नोडल एजेंसी है जेआरईडी। देखिए इसको पढ़ा जाता है जिरेडा। क्या पढ़ा जाता है? जिरेडा। याद रखिएगा जिरेडा, जेआर यानी कि झारखंड रीन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, झारखंड रीन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी जिरेडा के द्वारा जिरेडा जो होगा वो नोडल एजेंसी होगा। झारखंड राज्य सौर ऊर्जा नीति 2015 के तहत राज्य में सौर ऊर्जा को प्रोत्साहित करने के लिए जो नोडल एजेंसी होगी वो होगी जिरेडा, यानी कि झारखंड रीन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, ठीक है। आगे देखिए झारखंड राज्य
झारखंड राज्य सौर ऊर्जा नीति 2015 के तहत राज्य के कितने सरकारी भवनों का चयन रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने के लिए किया गया है? तो ये किया गया है 53। याद रखिएगा, झारखंड राज्य सौर ऊर्जा नीति 2015 के तहत राज्य के कितने सरकारी भवन का चयन रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने के लिए किया गया है? तो 53, याद रखिएगा 53। आगे देखिए कहा जा रहा है झारखंड राज्य सौर ऊर्जा नीति 2015 के तहत सौर ऊर्जा के क्षेत्र में स्थापित की जाने वाली परियोजनाओं पर कितने वर्ष तक विद्युत शुल्क में छूट प्रदान की जाएगी? तो ये करा जाएगा 10 वर्षों तक। झारखंड राज्य सौर ऊर्जा नीति 2015 के तहत सौर ऊर्जा के क्षेत्र में स्थापित की जाने वाली परियोजनाओं पर कितने साल तक विद्युत शुल्क में छूट प्रदान की जाएगी? तो 10 साल तक। ठीक है, 10 साल तक छूट प्रदान करा जाएगा। आगे देखिए कहा जा रहा है झारखंड राज्य में किस वर्ष मद्य निषेध नीति घोषित की गई थी, इसकी घोषणा करी गई थी? तो 2016 में करी गई थी। झारखंड राज्य में किस वर्ष मद्य निषेध नीति की घोषणा करी गई? तो ये 2016 में करा गया था। ठीक है, झारखंड मद्य निषेध नीति 2016 के तहत कितने वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों को शराब बेचना प्रतिबंधित कर दिया गया है? तो ये कर दिया गया है 21 वर्ष से कम उम्र के जो लोग होंगे वो शराब नहीं बेच सकते हैं। ठीक है, वो शराब नहीं बेच सकते। आगे देखिए, झारखंड मद्य निषेध 2016 के तहत राज्य में झारखंड मद्य निषेध नीति 2016 के तहत 2016 के तहत 50%, याद रखिएगा 50% से अधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वाले अनुसूचित ग्राम पंचायतों में शराब की दुकान खोलना प्रतिबंधित है। देखिए ध्यान से सुनिएगा, झारखंड मद्य निषेध नीति 2016 के तहत 50% से अधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वाले अनुसूचित ग्राम पंचायतों में शराब की दुकान खोलना प्रतिबंधित है, बैन है। ठीक है, आगे देखिए कहा जा रहा है कि यहां पर कि झारखंड वस्त्र परिधान और फुटवियर नीति की घोषणा किस साल करी गई थी? तो यह करा गया था 2016 में। झारखंड वस्त्र परिधान और फुटवियर नीति की घोषणा 2016 में करी गई थी। कब? 2016 में। झारखंड वस्त्र परिधान और फुटवियर नीति के तहत राज्य में किस क्षेत्र को विशेष क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया है? तो ये किया गया है टेक्सटाइल, मतलब किस क्षेत्र को? तो टेक्सटाइल क्षेत्र को। टेक्सटाइल यानी कि कपड़ों वाला। तो झारखंड वस्त्र परिधान और फुटवियर नीति 2016 के तहत राज्य के टेक्सटाइल क्षेत्र को विशेष क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया है। याद रखिएगा, देश के कुल रेशम का लगभग कितना प्रतिशत झारखंड राज्य में उत्पादन किया जाता है? तो ये देश के कुल रेशम उत्पादन का लगभग 40% झारखंड राज्य में अकेले उत्पादित किया जाता है। झारखंड राज्य में किस स्थान पर सिल्क पार्क की स्थापना करी गई है? तो सिल्क पार्क की स्थापना झारखंड राज्य के राजनगर, जो कि सरायकेला खरसावां में है, और रांची के इरबा दोनों में किया गया है। तो झारखंड राज्य में किस स्थान पर? तो राजनगर और इरबा दोनों में सिल्क पार्क की स्थापना की गई है। सिल्क पार्क की स्थापना की गई है। झारखंड राज्य के देवघर जिले में मेगा टेक्सटाइल पार्क की स्थापना करी गई है। झारखंड राज्य के देवघर जिले में मेगा टेक्सटाइल पार्क की स्थापना करी गई है। ठीक है, याद रखिएगा। झारखंड राज्य में किस साल सेवा का अधिकार अधिनियम लागू किया गया? तो झारखंड राज्य में ये जो सेवा का अधिकार अधिनियम लागू किया गया था वो 2011 में, 2011 में झारखंड राज्य में सेवा का अधिकार अधिनियम लागू किया गया था। आगे देखिए कहा जा रहा है झारखंड राज्य के सेवा का अधिकार अधिनियम में कुल कितने सेवाओं को शामिल किया गया है? तो टोटल 172 सेवाओं को शामिल किया गया है। 172 सेवाओं को शामिल किया गया है। आगे देखिए कहा जा रहा है कि झारखंड राज्य की सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत सेवा उपलब्ध नहीं कराने पर दोषी अधिकारी या फिर कर्मचारी को न्यूनतम 500 रुपये, बाप रे बाप, कितना रुपये आर्थिक दंड का भुगतान करना होगा? कितना? 500 रुपये का। याद रखिएगा। आगे देखते हैं, कहा जा रहा है, एक मिनट, चलिए वहां तक पहुंचते हैं। झारखंड राज्य के सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत सेवा उपलब्ध नहीं कराने पर दोषी अधिकारी या फिर कर्मचारी को अधिकतम कितना पैसा? तो अधिकतम 5,000 रुपये आर्थिक दंड का भुगतान करना होगा। झारखंड राज्य के सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत सेवा उपलब्ध नहीं कराने पर दोषी अधिकारी या फिर कर्मचारी को अधिकतम 5,000 रुपये आर्थिक दंड का भुगतान करना होगा। ठीक है, आगे देखिए, झारखंड राज्य में किस तिथि को खाद्य सुरक्षा कानून लागू किया गया था? तो यह किया गया था 15 सितंबर 2015 को। झारखंड राज्य में 15 सितंबर 2015 को खाद्य सुरक्षा कानून यानी कि फूड सिक्योरिटी एक्ट लागू किया गया था 15 सितंबर 2015 को। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए, झारखंड राज्य में लागू राज्य खाद्य सुरक्षा कानून 2015 के तहत लाभुकों को किस दर से प्रति ग्राम चावल व गेहूं का वितरण किया जाएगा? तो यह किया जाएगा 1 रुपये प्रति ग्राम चावल व गेहूं का वितरण किया जाएगा। याद रखिएगा। आगे देखिए, झारखंड राज्य में
झारखंड राज्य में लागू राज्य खाद्य सुरक्षा कानून 2015 के तहत गर्भवती तथा स्तनपान कराने वाली माताओं को मातृत्व लाभ के रूप में कितना रुपया देने का प्रावधान किया गया है? तो ये किया गया है 6,000 रुपए। कितना? 6,000 रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए, झारखंड किफायती आवास नीति को किस वर्ष लागू किया गया? झारखंड किफायती आवास नीति को 2016 में लागू किया गया। कब लागू किया गया? 2016 में। झारखंड किफायती आवास नीति के तहत इनमें से किस वर्ग के लाभुकों को लक्षित किया गया है? याद रखिएगा, आवास नीति के तहत अनुसूचित जाति जनजाति, अल्पसंख्यक व पिछड़े वर्ग को, दिव्यांग व वरिष्ठ नागरिक को, यानी कि इन सभी लाभुकों को इसमें लक्षित किया गया है, यानी कि लक्ष्य रखा गया है इनको लाभ पहुंचाने का। झारखंड किफायती आवास नीति के तहत अनुसूचित जाति जनजाति, अल्पसंख्यक व पिछड़े वर्ग को, दिव्यांग व वरिष्ठ नागरिक को इसमें लक्षित किया गया है। ठीक है, आगे देखिए, कहा जा रहा है झारखंड राज्य किफायती नीति के तहत सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत निर्मित कॉलोनियों हेतु उपलब्ध भूमि के कितने भाग पर व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाएगा? तो ये किया जाएगा 35%। याद रखिएगा, झारखंड राज्य किफायती नीति के तहत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत जो कॉलोनी का निर्माण किया जाएगा उसमें से 35% भाग पर व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाएगा। झारखंड राज्य किफायती नीति के तहत सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत निर्मित कॉलोनियों में से कितना भाग कमजोर वर्गों के लिए आरक्षित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा लगभग 50%। 50% भाग जो है कमजोर वर्गों के लिए आरक्षित किया जाएगा, रिजर्व किया जाएगा। अब देखिए, झारखंड राज्य किफायती नीति के तहत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लाभुकों को आवास क्रय हेतु दिए गए ऋण पर प्रतिवर्ष किस दर से ब्याज लिया जाएगा? तो ये लिया जाएगा 6.5% की दर से ब्याज। याद रखिएगा, झारखंड राज्य किफायती नीति के तहत सार्वजनिक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत आर्थिक रूप से जो इकोनॉमिकली वीकर, जो कमजोर लोग होंगे उसको उस प्रकार के लाभुकों को आवास जो वो खरीदेगा या घर जो खरीदेगा उसमें जो लोन उसे दिया जाएगा तो उस पर ब्याज 6.5% का लिया जाएगा। कितना? 6.5, 6.5% का ब्याज लिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए, कहा जा रहा है कि झारखंड इलेक्ट्रॉनिक्स डिजाइन एवं विनिर्माण नीति का किस वर्ष लागू किया गया है? तो यह किया गया है 2016 में। झारखंड इलेक्ट्रॉनिक्स डिजाइन एवं विनिर्माण नीति को 2016 में लागू किया गया। कब? 2016 में। झारखंड इलेक्ट्रॉनिक्स डिजाइन एवं विनिर्माण नीति के तहत वर्ष 2020 तक इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों के निर्यात में झारखंड की भागीदारी 1 बिलियन रुपये सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है। 1 बिलियन रुपए सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है। झारखंड इलेक्ट्रॉनिक्स डिजाइन एवं विनिर्माण नीति के तहत राज्य के किन स्थानों पर ESDM नवाचार हब को, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स जो स्ट्रक्चर डिजाइन विनिर्माण ये सब नवाचार हब का निर्माण करने की योजना बनाई गई है? तो ये कितने? तो याद रखिएगा, ये करा गया मतलब रांची में, जमशेदपुर, धनबाद, सभी जगहों में। तो झारखंड इलेक्ट्रॉनिक्स डिजाइन एवं विनिर्माण के तहत राज्य के किन स्थानों पर? तो रांची, जमशेदपुर, धनबाद, इन सभी में नवाचार हब निर्माण करने का लक्ष्य बनाया गया है। नवाचार हब निर्माण करने का, यानी कि जो इनोवेटिव हब बनाने का निर्माण जमशेदपुर, रांची, धनबाद, इन सब में। झारखंड इलेक्ट्रॉनिक्स डिजाइन एवं विनिर्माण नीति के तहत सौर ऊर्जा संयंत्रों को कितने साल तक विद्युत कर से राहत प्रदान किया जाएगा? तो 25 सालों तक। याद रखिएगा, झारखंड इलेक्ट्रॉनिक्स डिजाइन एवं विनिर्माण नीति के तहत सौर ऊर्जा संयंत्रों को कितने साल तक? तो 25 साल तक इलेक्ट्रिसिटी टैक्स से राहत प्रदान किया जाएगा, मतलब कि छूट दिया जाएगा। आगे देखिए, कहा जा रहा है कि झारखंड इलेक्ट्रॉनिक्स डिजाइन एवं विनिर्माण नीति के तहत झारखंड राज्य के योग्य व्यक्ति को भूमि लागत संबंधी प्रोत्साहन के रूप में किस दर से भूमि लागत की प्रतिपूर्ति की जाएगी? तो 30,000 रुपये की दर से भूमि लागत की प्रतिपूर्ति की जाएगी। 30,000 रुपये की दर से। देखिए, झारखंड इलेक्ट्रॉनिक्स डिजाइन एवं विनिर्माण नीति के तहत झारखंड राज्य के योग्य व्यक्ति को भूमि लागत संबंधी प्रोत्साहन के रूप में 30,000 रुपये की दर से भूमि लागत की प्रतिपूर्ति की जाएगी, यानी कि आपूर्ति करा जाएगा उसे। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है कि झारखंड इलेक्ट्रॉनिक्स डिजाइन एवं विनिर्माण नीति के तहत पूंजीगत प्रोत्साहन के रूप में अधिकतम कितने रुपए की सब्सिडी प्रोत्साहन राशि के रूप में दी जाएगी? तो प्रोत्साहन राशि के रूप में दी जाएगी 1 लाख रुपए। याद रखिएगा, झारखंड इलेक्ट्रॉनिक्स डिजाइन एवं विनिर्माण
झारखंड राज्य की नई खेल नीति को झारखंड राज्य की नई खेल नीति को 2020 में लागू किया गया। झारखंड राज्य की नई खेल नीति को 2020 में लागू किया गया। झारखंड राज्य की नई खेल नीति के तहत झारखंड राज्य की नई खेल नीति के तहत राज्य के खिलाड़ियों व कोच को इनमें से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाएगा? तो इनमें से जयपाल सिंह मुंडा अवार्ड प्रदान किया जाएगा। झारखंड राज्य की नई खेल नीति के तहत राज्य के खिलाड़ियों व फिर कोच को जयपाल सिंह मुंडा अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, अब झारखंड राज्य की नई खेल नीति के तहत झारखंड राज्य की नई खेल नीति के तहत राज्य के विद्यालयों में कितने वर्षों के अनुबंध पर खेल मित्र की बहाली करने का प्रावधान किया गया है? तो ये 2 वर्षों के लिए खेल मित्र। ठीक है, तो खेल मित्र की बहाली करने का प्रावधान 2 वर्षों के लिए। अब देखिए, झारखंड राज्य की नई खेल नीति के तहत झारखंड राज्य की नई खेल नीति के तहत इनमें से किस स्थान पर खेल विश्वविद्यालय शुरू किया जाएगा? तो खेल विश्वविद्यालय मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में शुरू किया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, खेल विश्वविद्यालय मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में शुरू किया जाएगा। झारखंड राज्य की नई खेल नीति के तहत राज्य के खेल निदेशालय के द्वारा कितने साल के अंतराल पर खेल प्रतिभा खोज का आयोजन किया जाएगा? तो 1 वर्षों के अंतराल पर खेल प्रतिभा खोज का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, खेल प्रतिभा खोज का आयोजन किया जाएगा। झारखंड राज्य की नई खेल नीति के तहत राज्य के खेल संघों को किसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आयोजन हेतु अधिकतम कितनी राशि उपलब्ध कराएगी? तो कितने? 1 करोड़ रुपए। ठीक है, झारखंड राज्य की नई खेल नीति के तहत राज्य के खेल संघों को किसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आयोजन हेतु अधिकतम 1 करोड़ रुपए राशि उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, अब देखिए, झारखंड राज्य की नई खेल नीति के तहत ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले किसी खिलाड़ी को पुरस्कार स्वरूप कितनी राशि प्रदान की जाएगी? तो ये करा जाएगा 2 करोड़ रुपए। ठीक है, अगर स्वर्ण पदक प्राप्त करके आते हैं तो 2 करोड़ रुपए आपको प्रदान करी जाएगी। और कब, कहां? ओलंपिक में। झारखंड राज्य की नई खेल नीति के तहत ओलंपिक खेलों में रजत पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ी को 1 करोड़ रुपए प्रदान करी जाएगी। और आगे देखिए, झारखंड राज्य की नई खेल नीति के तहत कांस्य पदक ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ी को 75 लाख रुपए प्रदान किया जाएगा। कितना? 75 लाख रुपए प्रदान किया जाएगा। तो 2 करोड़ स्वर्ण पदक वाले को, कांस्य पदक वाले को 1 करोड़ और रजत पदक वाले को 1 करोड़ और कांस्य पदक वाले को 75 लाख रुपए यहाँ प्रोत्साहन राशि के रूप में दिया जाएगा झारखंड की नई खेल नीति के तहत। ठीक है, नई खेल नीति के तहत अब झारखंड राज्य की नई खेल नीति के तहत झारखंड राज्य की नई खेल नीति के तहत विश्व कप या फिर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले किसी खिलाड़ी को पुरस्कार स्वरूप कितनी राशि प्रदान की जाएगी? तो 20 लाख रुपए। कितने? 20 लाख रुपए स्वर्ण पदक प्राप्त करने पर विश्व कप या फिर विश्व चैंपियनशिप में। विश्व कप या फिर विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ी को 15 लाख रुपए, स्वर्ण पदक वाले को 20 लाख रुपए और अगर कांस्य पदक प्राप्त करते हैं तो उसे दिया जाएगा 10 लाख रुपए। तो अगर किसी विश्व कप या फिर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक झारखंड के कोई खिलाड़ी लेकर के आता है तो उसे 20 लाख, अगर रजत पदक लाता है तो 15 लाख और अगर कांस्य पदक लाता है तो 10 लाख रुपए। ठीक है, झारखंड राज्य की नई पर्यटन नीति को 2020 में लागू किया गया। झारखंड राज्य की नई पर्यटन नीति को 2020 में लागू किया गया। झारखंड राज्य की नई पर्यटन नीति के तहत झारखंड राज्य की नई पर्यटन नीति के तहत राज्य के पर्यटन के क्षेत्र में कितना रोजगार सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये 75,000 रोजगार सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है। झारखंड राज्य की नई पर्यटन नीति के तहत किसी निवेशक या फिर इन्वेस्टर्स के द्वारा निवेशित जो इन्वेस्ट किया गया पूंजी पर अधिकतम कितने रुपए तक सब्सिडी प्रदान की जाएगी? तो याद रखिएगा, 10 करोड़ की सब्सिडी प्रदान करी जाएगी। झारखंड राज्य की नई पर्यटन नीति के तहत अगर कोई इन्वेस्टर यहां पर इन्वेस्ट करता है तो उसके इन्वेस्ट वाले पूंजी पे कैपिटल जो लगाएगा उसमें से 10 करोड़ रुपए तक की उसे सब्सिडी प्रदान की जाएगी। ठीक है, 10 करोड़ रुपए तक की। झारखंड राज्य की नई पर्यटन नीति के तहत किसी अधिसूचित क्षेत्र में निवेश करने पर 5% की अतिरिक्त सब्सिडी प्रदान की जाएगी। ठीक है, 5% की अतिरिक्त सब्सिडी प्रदान की जाएगी। झारखंड राज्य की पर्यटन नीति के तहत राज्य में पर्यटन इकाई शुरू करने पर बिजली की दरों में 30% की छूट प्रदान करने का प्रावधान है। झारखंड राज्य की नई पर्यटन नीति के तहत राज्य में पर्यटन यूनिट शुरू करने पर बिजली की दरों में 30% की छूट का प्रावधान है। याद रखिएगा।
आगे देखिए कहा जा रहा है कि झारखंड राज्य की नई पर्यटन नीति के तहत राज्य में किसी पर्यटन इकाई की स्थापना हेतु निवेशकों द्वारा लिए गए, जो इन्वेस्टर हैं उसके द्वारा लिए गए ऋण पर ब्याज में अधिकतम कितने परसेंट की मतलब कितना छूट दिया जाएगा? तो याद रखिएगा 25 लाख की राशि की छूट दी जाएगी। ठीक है, 25 लाख की राशि की छूट दी जाएगी। ठीक है, झारखंड राज्य में नई पर्यटन नीति के तहत राज्य में किसी नए पर्यटन यूनिट को जीएसटी के भुगतान में कितने प्रतिशत की छूट दी जाएगी? तो 20% की छूट दी जाएगी। ठीक है, झारखंड राज्य की पर्यटन नीति के तहत राज्य में किसी नए पर्यटन यूनिट को जीएसटी के भुगतान में 20% की छूट दी जाएगी। और झारखंड राज्य की सीएसआर यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, जो कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है हर एक कॉर्पोरेट का कि सोशल काम भी आपको कुछ करना होगा, तो उसमें से उस नीति की घोषणा किस वर्ष की गई है? तो झारखंड राज्य की सीएसआर यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी नीति की घोषणा किस वर्ष की गई है? तो 2020 में करी गई है। किस वर्ष? 2020 में। झारखंड राज्य सीएसआर प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? तो झारखंड राज्य सीएसआर यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी प्राधिकरण के अध्यक्ष आपके मुख्यमंत्री, ये कौन है? मुख्यमंत्री। अब देखिए कहा जा रहा है झारखंड राज्य सीएसआर प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन होते हैं? तो ये होता है उद्योग सचिव। कौन होता है? उद्योग सचिव। ठीक है, झारखंड राज्य सीएसआर प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो होते हैं वो होता है उद्योग सचिव। ठीक है, अब आगे देखिए कहा जा रहा है कि झारखंड राज्य सीएसआर प्राधिकरण के सदस्य इनमें से कौन होते हैं? तो झारखंड राज्य सीएसआर यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी के जो सदस्य होते हैं आपके वित्त सचिव होते हैं, शिक्षा सचिव होता है, स्वास्थ्य सचिव होता है, तो सबके सब होते हैं। कौन कौन? वित्त सचिव, शिक्षा सचिव, स्वास्थ्य सचिव। झारखंड राज्य सीएसआर प्राधिकरण कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी प्राधिकरण में कुल सदस्यों की संख्या 12 है। कितने? कुल सदस्यों की संख्या 12 है। हमने झारखंड की प्रमुख नीतियों को एमसीक्यू के माध्यम से कवर कर लिया है। अब हमारा केवल विविध वाला सेक्शन यानी कि झारखंड में मिसलेनियस वाला सेक्शन बचा है। तो हम 29वां झारखंड जीके का 29वां और 30वें दिन में मतलब 30वें दिन में मिसलेनियस वाला हम चैप्टर को मिसलेनियस वाला पार्ट को हम कवर कर लेंगे। तो हमारा पूरा झारखंड जीके एमसीक्यू के माध्यम से कवर हो जाएगा। जैसा कि हमने कहा था कि 30 दिनों की इस सफर पर हम लोग चलते हैं और 30 दिनों में हमारा कवर हो गया। तो आप यहाँ से इसके बाद इसे बार बार रिवाइज करें। आने वाले समय में अगर एग्जाम कंडक्ट कराई जाती है 1 या 2 महीने के अंदर, तो आप इसे बार बार रिवाइज करेंगे, जिससे कि आप मैक्सिमम मार्क्स अचीव कर पाइएगा। अगर आपका रिस्पॉन्स और आपका जो शेयर आप ज़्यादा से ज़्यादा करें, लाइक करें वीडियो को और दोस्तों में इसे शेयर करें, तो आपके रिस्पॉन्स के आधार पर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेट भी जल्दी से जल्दी कवर करा दिया जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए